नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा की तैयारी की कड़ी में आज तीसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में आपको अवगत कराते हुए त्रुटिवश सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी 300 अंकों के प्रश्न पत्र सामने बोर्ड में अंकित हो गया था, जिसको 200 अंक पढ़ा जाए और उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम कार्यालय प्रक्रिया 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। ये तीनों प्रश्न पत्र 3-3 घंटे के होते हैं। साक्षात्कार 50 अंकों का होता है। आज हम सामान्य हिंदी पर डिस्कशन करेंगे। चूँकि आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, तो सामान्य हिंदी पर आज हम इस पर वार्ता करेंगे। तो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य प्रकृति का है और 4 भागों में बटा हुआ है। पहला प्रश्न निबंध का 400 शब्दों में होता है, जो कि 40 अंकों का है। दूसरा प्रश्न गद्यांश का सारांश शीर्षक व्याख्या आज पर होगा, जो कि 40 अंक का है। तीसरा प्रश्न पत्र आलेखन के होंगे, जिसमें कि लेटर ड्राफ्टिंग सरकारी पत्र पर प्रश्न किया जाएगा और ये 2 प्रश्न इससे आएंगे। 2 पत्र लिखने को कहेगा आयोग और ये 30 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें 90 अंकों का व्याकरण है, हिंदी ग्रामर। तो सामान्यतः सरकारी सेवक अपने सरकारी कार्य प्रक्रिया में बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनकी हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी पर उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो उन शब्दों का इस्तेमाल वो सामान्यतः पत्र आलेखन में भी करते हैं और वो व्याकरण से ही शब्द लिए जाते हैं। तो उसमें से पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्म, समास, वर्तनी को शुद्ध करना, वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्यों का एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रत्यय एवं उपसर्ग और शब्दों के एकाधिक अर्थ। इस प्रकार से 90 अंक की व्याकरण होती है। यदि व्याकरण पर आप अच्छी पकड़ बना लेंगे तो इस पर अंक पूरे मिलते हैं और हिंदी से आप मेरिट बनाने में आपको पूरी मौके मिलता है, क्योंकि हिंदी को सामान्यतः हर अभ्यर्थी इग्नोर करता है और पूरी तरह से फोकस वो सामान्य अध्ययन एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया पर रहता है। अगर हिंदी पर अधिक से अधिक फोकस कर लिया जाए और हिंदी पर 200 में 140, 145, 150 अंकों तक अगर प्राप्त कर लिए जाएं तो सफलता के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। निबंध सामान्य प्रकृति का होता है, जैसे कि 2018 में करंट पर जीएसटी पर एक निबंध आया था कि वस्तु कर एवं सेवा कर विधेयक स्वरूप एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यह निबंध आया था। इसके अतिरिक्त भारत की विदेश नीति बदलते आयाम पर निबंध था, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक भागीदारी और जिम्मेदारी, और चौथा निबंध भारत में संचार क्रांति। तो ये चारों निबंध सामान्य प्रकृति के थे। जबकि 2014 के प्रश्न पत्र में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर निबंध था। तीसरा निबंध राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्म संभाव पर और चौथा राजभाषा हिंदी, दशा और दिशा। 2007 का आज से 17 साल पहले जो प्रश्न पत्र आया था, उसमें कार्य ही पूजा, भारत की विदेश नीति, नई शिक्षा नीति, भारत में पंचायती राज। तो कहने का आशय ये है कि आपको एक ना एक निबंध पढ़ा हुआ, अच्छी तरह से समझा हुआ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लगातार समाचार पत्र का अध्ययन करते रहते हैं तो निबंध लिखने में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा है गद्यांश का सारांश शीर्षक व्याख्या। आप लोग चूंकि तमाम परीक्षाओं को दे चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, किसी न किसी शासकीय सेवा में काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग कंप्रेहेंशन बोलते हैं। तो कंप्रेहेंशन एक आएगा, उस कंप्रेहेंशन का हमको एक सारांश देना होगा। लगभग ये 300-400 शब्दों का एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश का वो सारांश 20 अंकों के लिए कहेगा और उसमें से 3
पंक्तियों को अंडरलाइन करके उनकी व्याख्या करने के लिए कहेगा और पूरे गद्यांश का कहेगा एक उचित शीर्षक आप खोजिए। तो ये लगभग 40 अंकों का ये प्रश्न बनेगा। तो इसे आप आसानी से अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक, उसकी व्याख्या, उसका सारांश करना आपके लिए आसान रहेगा। तीसरा प्रश्न पत्र आलेखन का है। आप चूंकि सभी सरकारी कर्मचारी हैं और दिन प्रतिदिन ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो प्रतिदिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई पत्र ना लिखता हो। तो पत्र आलेखन में आप किसी भी हिंदी की किताब लेकर उसमें आप पत्र आलेखन देख लें, किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। इस पे आपने अगर इसका ड्राफ्टिंग, इसका प्रारूप को अच्छी तरह समझ लिया और प्रारूप को ध्यान में रखकर अगर पत्र को लिखा तो आपके अंक इसमें पूरे मिलते हैं। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना, इनको आप अच्छी तरह समझ लें। शासकीय अशासकीय पत्र में अंतर समझ लें, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश में अंतर समझ लें, परिपत्र सर्कुलर कैसे जारी किया जाता है, विज्ञप्ति कैसे जारी की जाती है, निविदा सूचना, इन सबको इनका प्रारूप अच्छी तरह समझ लें, इनका आप कंटेंट अच्छी तरह से देख लें। और चूंकि इस प्रश्न पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। दूसरी बात, अगर हम कहें कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रहे, केवल आपसे पत्र लिखने के लिए नहीं कहेगा बल्कि उन पत्रों की विशेषताएं भी पूछेगा। जैसे कि पिछले वर्षों में इस सहायक कुलसचिव के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आए हैं वो उनके बारे में भी पूछा गया है। जैसे कि पूछा गया था 2007 में कि विज्ञप्ति से क्या अभिप्राय है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कीजिए। आप दिन प्रतिदिन अगर समाचार पढ़ते हैं तो तमाम प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति आपको प्रश्न आपके समाचार पत्रों में ही देखने को मिल जाएगी। उसी को आप एक काट कर अपनी कॉपी में पेस्ट कर लें और देख लें कि किस प्रकार का ये आपका विज्ञप्ति जारी की जाती है। उसी मटेरियल को ही आप याद कर लें। दूसरा, शासकीय और अशासकीय पत्र का अंतर बताते हुए अशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये 2014 में प्रश्न आया था। तो आप किसी भी सामान्य हिंदी की पुस्तक लीजिए, उसमें पत्र आलेखन के संबंध में पूरा विस्तृत विवरण होता है। आप उसमें शासकीय और अशासकीय इन पत्रों की विशेषताओं को समझिए। एक क्वेश्चन आया था 2014 में कि परिपत्र को स्पष्ट कीजिए, परिपत्र की विशेषताएं बताइए, प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, सर्कुलर जिसे कहते हैं। 2018 में प्रश्न आया कि शासकीय पत्र की विशेषताएं बताइए, शासकीय पत्र का प्रारूप बताइए। एक क्वेश्चन आया अधिसूचना एवं परिपत्र में क्या अंतर है, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, अधिसूचना का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो आप ये शासकीय, अशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना, ये क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है और इसका किस प्रकार से इसको ड्राफ्ट करते हैं, कैसा प्रारूप होता है, इसको अच्छी तरह से आप जितना अधिक से अधिक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको पूरे अंक मिलेंगे। क्योंकि ये पत्र आलेखन सामान्यतः सभी सरकारी सेवकों को लिखना आता है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी होगा। सरकारी कर्मचारी पत्र लिखता तो है लेकिन उसे ये डिफरेंस भी नहीं कभी कभी पता होता है कि कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति और शासकीय पत्र, शासकीय पत्र में क्या अंतर है। तो इसको आप पुस्तक से अच्छी तरह से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और इसको एक कॉपी में सबका एक फॉर्मेट बना लेंगे और फॉर्मेट को अच्छी तरह समझकर वहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो प्रारूप में भिन्नता नहीं हो पाएगी। अन्यथा कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन में आप एक दूसरे में गड्ढम गड कर जाएंगे। परपत्र और आपका कार्यालय ज्ञापन में अंतर नहीं समझ पाएंगे, शासकीय और शासकीय पत्र में अंतर नहीं समझ पाएंगे, निविदा सूचना और विज्ञप्ति में अंतर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से आप किसी भी पुस्तक को लेकर समझ लीजिएगा। अब आता है ग्रामर, व्याकरण। व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग, इनमें ये जो आपको मैंने पार्ट में 90 अंकों को जो मैंने बाइफरकेट किया है, इसमें आपको विकल्प मिलेंगे।
अगर 10 नंबर के पर्यायवाची है तो 5 पर्यायवाची अगर लिखने को कहेगा तो 8 या 9 उसमें विकल्प होंगे। 8 9 पर्यायवाची में आपको 5 का जवाब देना है। एक पर्यायवाची के लिए 4, एक पर्यायवाची में आपको 4 पर्यायवाची लिखने होंगे। ऐसे ही विलोम, शब्दयुग्म का अर्थ, समास का नाम, इन सभी में आपको आंतरिक विकल्प होंगे। इसके लिए आप लगातार आप इसको रूटीन में अगर आप हिंदी की व्याकरण की तैयारी करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 90 अंकों में 65 to 80 के बीच में अंक लाना कठिन होगा। आप इसमें कम से कम 150 का टारगेट लेकर चलेंगे, उसी दशा में आप ये मान के चलेंगे कि आप साक्षात्कार के लिए कॉल की जाएगी। क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि विगत वर्षों में मेरिट कहाँ तक गई, किस अंक तक में लोग इसमें अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, कितने अंक तक में अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाते हैं। ये आने वाले वीडियोज़ में इन सब का मैं विस्तृत डिस्कशन इस मुद्दे पे करूँगा। अब थोड़ा मैं बताऊँ आपको सहायक कुल सचिव के बारे में। आप इस परीक्षा को इसलिए दीजिए क्योंकि ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं की तुलना में थोड़ा डिफरेंट है और इसकी उपलब्धियां अन्य पदों के समान ही है जो कि अपर सबऑर्डिनेट परीक्षा से चयनित होकर सीधी भर्ती के द्वारा अभ्यर्थी आते हैं। चूंकि 4800 ग्रेड पे से सीधी भर्ती से इसका चयन तो होता है, लेकिन इसकी पदोन्नत सीधे 6600 ग्रेड पे लेवल 11 में होती है। 5400 के पद पर इसका पदोन्नत नहीं है, बल्कि सीधे 6600 ग्रेड पर डिप्टी रजिस्ट्रार, जिसको उप कुल सचिव कहते हैं, उस पर पदोन्नति है। कहने का से यदि कोई एसडीएम और डीएसपी सेवा में आता है तो 5400 पर उसकी नियुक्ति होती है और फिर उसे अनिवार्य रूप से उसकी पदोन्नत 6600 ग्रेड पे में होती है। लेकिन ये पद 4800 के बाद सीधे 6600 ग्रेड पर है। 5400 ओवरलुक किया गया है। तो आप 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपकी जब पदोन्नत होगी तो सीधे 6600 ग्रेड पे में होगी। विगत 2014-18 बैच के जो भी अभ्यर्थी थे चयनित होकर आए थे, उनको समानतः 2 से 3 साल के अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार, उप कुल सचिव के पद पर उन सब की पदोन्नत हो गई है 6600 ग्रेड पे पर। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 6600 ग्रेड पे पर उपलब्धि पदोन्नत होने के बाद जो वर्तमान में पदोन्नत के नियम है, एसीपी के नियम है, उसके अंतर्गत आप जैसे ही पहली पदोन्नत प्राप्त करेंगे उसके 6 साल बाद आपको सेकंड एसीपी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि यदि 5 साल में भी पहली पदोन्नत हो गई तो पदोन्नत के 6 साल बाद यानी कि टोटल सेवा अवधि 11 साल में आपको 7600 ग्रेड पे प्राप्त हो जाएगा। 7600 ग्रेड पे समानता अन्य सेवाओं में इतनी कम अवधि में 10 से 15 साल की अवधि में प्राप्त नहीं होता है, जो कि भविष्य में भी जिस प्रकार से सेवानिवृत्तियां हैं और जिस प्रकार से नए नए विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय बन रहे हैं, पद सृजित हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस पद के लिए आपका आवेदन आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी करना चाहते हैं, जो लगातार पढ़ते रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको अवसर प्राप्त हो तो वो उच्च पद पर पहुंच सकें, जो ये हमेशा कहते सुना जाता है जिनको कि यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम होता, यदि प्रमोशन की परीक्षाएं होती तो हमको उच्च पद मिल जाता, क्या करें, ये तो सीनियरिटी से ही पद मिलेंगे। तो वो लोग इस परीक्षा को जरूर बैठें जो हमेशा व्यवस्था को दोषी ठहराते रहते हैं, उनके लिए मौका है। ऐसे राजकीय कर्मचारी जो कि 30 साल की आयु पूरी कर लिए हैं और 50 वर्ष से नीचे हैं, तो वो राजकीय कर्मचारी इस परीक्षा का फॉर्म जरूर भरें और 6600 से 7600 ग्रेड पे तक पद को धारित करने के लिए तैयार रहे हो। तो मैं अगले वीडियो में आपको वित्तीय नियम
एवं कार्यालय प्रक्रिया के सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा। आप मेरे चैनल को इसी प्रकार से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और राजकीय कर्मचारियों के बीच इसे शेयर करते रहिए, ताकि कोई भी राजकीय कर्मचारी जो चाहता है कि वो आगे बढ़ सके, ऊंचे पद पर जा सके, तो उसको ये अवसर अवश्य मिले। धन्यवाद।